हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 4th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है जो कि पिछले साल आया था। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और किस तरह से आप इसके आंसर्स दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है ये टोटल 80 मार्क्स के इसके अंदर वेटेज है, जिसमें से 40 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम का होने वाला है और 20 मार्क्स जो होगा वो आपकी MDP के जो आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके होंगे और 20 मार्क्स आपका ऑरल टेस्ट का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल जो होगा आपका वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, पूरी वेटेज है। लेकिन रिटन एग्जाम जो है ये आपको 40 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी डिटेल फिल कर लेनी है। जैसे आपको अपना नाम लिख लेना है, रोल नंबर लिख लेना है, डेट लिख लेना है, जिस सेक्शन में या क्लास में आप पढ़ते हो वो मेंशन कर देना है और उसके बाद जो भी डे होगा ये आप फिल कर दोगे। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे कितनी कॉम्पिटेंसी में इसे डिवाइड किया गया है। बेसिकली इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट कॉम्पिटेंसी होती है नॉलेज बेस्ड और इसकी वेटेज होती है 10 मार्क्स। उसके बाद सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और इसकी वेटेज 10 मार्क्स है। और उसके बाद थर्ड जो कॉम्पिटेंसी है वो है एबिलिटी टू कंप्यूट और इसकी वेटेज भी यहाँ पे 10 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगी। और लास्ट कॉम्पिटेंसी जो फोर्थ कॉम्पिटेंसी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और इसकी वेटेज भी 10 मार्क्स है। तो इस तरह से आपका ये रिटन एग्जाम जो है ये 40 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर का, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर। देखिए कई बार क्या होगा, एग्जाम के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, और उसमें से कोई भी करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन देने की जगह आपको डायरेक्ट आंसर पूछ लिया जाए। जैसे इसमें एक डायग्राम दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग यहां से बोला जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए सेंटर पॉइंट ये है और सर्कमफ्रेंस की जो बाउंड्री ये है, इसके बीच का ये डिस्टेंस है इसे हम बोलते क्या है? तो आप लोग जानते हो इसे रेडियस बोलते हैं। तो आप अपने आंसर में यहाँ रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ये आप डाइस देख सकते हो और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द डाइस इज। देखिए डाइस जो होता है जिसमें काउंटिंग 1 से लेकर के यहाँ पे आपको 6 तक काउंटिंग देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ये जो डाइस है इसकी जो अपोजिट साइड है, जैसे ये 1 है, 1 के नीचे क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। 5 है तो 5 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे ये 4 है तो 4 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यानी कि इन दोनों का सम कितना होता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इनका जो सम होता है वो 7 होता है। 7 का मतलब ये हुआ कि जो 5 है 5 के अपोजिट में क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 5 + 2 जो होता है ये 7 के इक्वल होता है। अगर मुझे 4 के अपोजिट में निकालना है तो 4 + 3 करेंगे तो 7 आता है। तो यानी कि 3 जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 1 जो है 1 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा 6 होगा, जब भी तो 1 + 6 आपके पास 7 आंसर आ जाता है। यानी कि इनका जो सम होता है अपोजिट फेस का वो आपके पास 7 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है लिस्ट एनी 4 थिंग्स विच आर मेजर्ड इन लीटर मिलीलीटर। देखो लीटर जो होता है थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होगी तब लीटर यूज करेंगे और मिलीलीटर कब यूज करेंगे जब क्वांटिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर को अगर मेजर करना है तो हम लोग लीटर यूज कर सकते हैं। ऑयल को मेजर करना है तो हम यहाँ पे लीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मिल्क को यूज करना है तो लीटर यूज कर सकते हैं। इस तरह से चीजों को आप यहां फिल कर सकते हो। और मिलीलीटर की बात करें तो जैसे कोई मेडिसिन होती है, मेडिसिन का मतलब कोई सिरप वगैरह है उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी जो भी आइटम जो कम क्वांटिटी में यूज करते हैं जैसे आई ड्रॉप टाइप का जो कुछ होता है तो वो सारी चीजें आप यहां फिल कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर ना लिक्विड आइटम दोनों में ही फिल करना है, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में मेजर करेंगे, जब लार्ज क्वांटिटी आपके पास है तो लीटर यूज कर लेंगे एज ए यूनिट, और जब कम क्वांटिटी हमारे पास होगा तो मिलीलीटर यूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ए और बी में ये 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ए में आपसे पूछा जा रहा है कि देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग, मार्क द ओल्डेस्ट। अब देखो यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे ओल्ड कौन सी है। ओल्ड का मतलब है जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी। तो जैसे आप इन चारों को देखेंगे तो यहाँ आपको 8200 ईयर्स ओल्ड, तो ये सबसे ज्यादा एजेड वाली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी में आपसे बोला जा रहा है A 12-hour clock shown the time is 3:30 PM in the afternoon. The time shown in a 24-hour clock will be। देखिए दोपहर का टाइम हो रखा है 3:30 हो रहा है
और 3:30 जो है ये पीएम के अंदर है, और इसे 12 आवर क्लॉक में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये जो 3.30 है, तो इस 3 में मैं क्या करूंगा, 12 को प्लस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15.30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आंसर मुझे थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको ये पीएम जैसी टाइम दे रखी है और आपको 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है, तो जो भी आर में जो भी टाइमिंग होगी उसके अंदर आप 12 प्लस कर दोगे, तो आपका ये 24 आवर क्लॉक के टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। अब देखो टाइमिंग आपको दे रखी है, टाइम के अकॉर्डिंग इस क्लॉक को ड्रॉ करना है, उसमें आर्म्स ड्रॉ करनी है इसके अंदर, यानी कि आर वाला जो होता है उसे और जो मिनट वाला होता है उसे, इन दोनों को ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट ए में आपको बोला जा रहा है कि 25 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, यानी कि 6:25 आप कह सकते हो। ठीक है, तो 6:25 कुछ यानी कि 6 से थोड़ा ज्यादा होगा, और ये जो मिनट वाला होगा ये 5 पे हो गया टाइम। नेक्स्ट है 35 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, यानी कि 8 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 35 बोला गया, 35 का मतलब है 7 के पास होगा। ठीक है, तो मिनट वाला जो है वो 7 के आसपास होगा, और जो ये वाला आपके पास है आवर्स वाला, वो 8 और 9 के बीच में कहीं पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके 15 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, 7 o'clock के बाद जो 15 मिनट होगी, 15 का मिनट, जैसे मुझे आर्म्स जो मिनट वाला ड्रॉ करना है वो तो 3 पे आ जाएगा, और 7 o'clock के बाद का बोला जा रहा है, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 से थोड़ा मूव कर जाएगा, ये इस टाइप का ये ड्रॉ कर सकते हो। और फाइनल लास्ट में आपको बोला जा रहा है कि 20 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। 20 मिनट्स का मतलब ये कि आपको ये तो समझ में आ गया कि मिनट वाला तो ये 2 पे, ये जो है ये 4 पे आपको देखने को मिल जाएगा, और जो आपके पास ये 5 o'clock के आफ्टर बोला गया है, ठीक है, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से यहां देखने को मिले, यानी कि मिनट वाला जो है जो बिगर आर्म है, ठीक है, वो तो आप यहाँ पे 4 पे ड्रॉ कर दोगे, और जो स्मॉलर जो है वो आर्म वो आप 5 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, 5 इधर है थोड़ा सा ज्यादा, और ये मिनट वाला कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो था आपका जो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी थी, नॉलेज बेस्ड, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे आपको इन सबके आंसर कर लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, और इसकी वेटेज भी आपको 10 मार्क्स देखने को मिल रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द डेट इन नंबर। अब जैसे देखो यहाँ डेट दे रखा है, और ये नंबर्स में आपको लिखना है, ये आपको जो मंथ है वो वर्ड्स में गिवन है, तो आप ये लिख सकते हो 0106, ठीक है, 2006, ठीक है, इस तरह लिख लोगे। अब 14 नवंबर 2008 है, तो आप इसे लिख दोगे 14/11/2008, यानी कि डेट लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है, सिंपल है, आप आसानी से इसे लिख सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ऑन अ सिरप, कफ सिरप, इट वाज रिटन कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट इसकी मेंशन की गई है। ठीक है, मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और भी है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ठीक से देख लेनी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दिस सोज इट वाज मेड इन अगस्त 2020। ठीक है, इस डेट को ये मैन्युफैक्चर हुई थी ये मेडिसिन, एंड शो द मंथ एंड द ईयर विल टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई कब तक इसे ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपको मेंशन की गई है कि यानी कि इसे 9/8/2023 तक हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट विल बी गेट स्पॉइल। ठीक है, ये स्पॉइल हो जाएगी, तो उससे पहले हम चाहे तो इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए, वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2023? देखो ये जो एक्सपायर हो रही है ये अगस्त में एक्सपायर हो रही है, और अगस्त में कब हो रही है तो वो भी डेट आपको गिवन है कि अगस्त 9 को ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और आपको ये बोला जा रहा है कि सितंबर 2023 में क्या हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ये सेफ है क्या? तो आंसर डेफिनेटली नो होगा, क्योंकि ये तब तक तो खराब हो चुकी होगी, तब तक ये जो मेडिसिन है वो एक्सपायर हो चुकी होगी। तो आंसर नो लिख दोगे। वन सेंटेंस में आप रीजन भी लिख सकते हो कि मेडिसिन एक्सपायरी डेट इज 09/08/2023। इट मीन्स ये जो डेट है आपके पास क्या है कि 9 अगस्त 2023 को इस डेट को ये एक्सपायर हो गया। आफ्टर दैट वी कैन नॉट यूज दिस कफ सिरप, इफ वी यूज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इसे दोबारा से कंज्यूम नहीं कर सकते आफ्टर एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आप वन सेंटेंस में इसका आंसर लिख सकते हो। रीजन जरूर मेंशन करना, किसकी एक जो डेट है एक्सपायरी की वो जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, बस इतना सा काम इस क्वेश्चन के अंदर आपको कर लेना है। अच्छा, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि 3 फ्रेंड्स चीकू, बिट्टू एंड पिंकी गेसेस द टाइम एज पर द क्लॉक
टिक द करेक्ट टाइम। अब देखो 3 फ्रेंड्स हैं, जैसे आप लोग हो क्लास में बातचीत करते हो, खेलते कूदते हो, मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, वैसे कुछ और भी फ्रेंड है, वो लोग टाइम को गैस कर रहे हैं, यानी उनको ठीक से टाइम देखना लगता नहीं आता होगा, इसलिए वो गैस कर रहे हैं। बट मैं जानता हूं आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, आपको टाइम अच्छे से देखना आता भी होगा। अच्छा, अब ये तीनों ने टाइम को गैस किया है, ठीक है, चीकू ने भी किया है, बिट्टू ने भी किया है, और इसके अलावा पिंकी ने भी किया है। तो अलग अलग बच्चों ने जो टाइमिंग गैस की है वो टाइमिंग आपको यहाँ मेंशन की गई है। आपको चूज करना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। जो चीकू ने बोला कि 12:03 हो रहा है, बिट्टू ने बोला कि भैया 3 o'clock हो रहा है, और पिंकी ने बोला कि 12:15 हो रहा है। तो इसमें जो बिट्टू जो बता रहा है ये टाइम बिल्कुल सही है, यानी कि इसके जो बाकी 2 फ्रेंड है इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया। सही आंसर क्या है? 3 o'clock वाला टाइम। अच्छा, नेक्स्ट है 5:35, 5:07 और 7:25, 3 टाइम्स गिवन है। तो जैसे आप यहां देखोगे 5:35 हो रहा है, यानी कि इस बार चीकू ने गैस सही किया है, बाकी जो इसके 2 फ्रेंड है इन्होंने गलत आंसर बताया, यानी कि इनको घड़ी देखना ठीक से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीकू ने गैस किया है 3:35, बिट्टू ने 7:03, और पिंकी ने जो टाइम सजेस्ट किया है वो क्या है कि 7:15। तो यहाँ पे 7:15 करेक्ट आंसर है, यानी कि ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ये दोनों जो टाइम है ये रॉन्ग बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि नेक्स्ट टाइमिंग के लिए जो क्लॉक आपको गिवन है, तो आप देख सकते हो 1:15 हो रहा है, ठीक है। 1:15 का मतलब है कि इस बार पिंकी ने बिल्कुल सही गैस किया है, और बाकी जो इसके फ्रेंड है बिट्टू और चीकू जो है ये लोग गलत टाइम बता रहे हैं, है ना। तो इसमें से आपको करेक्ट टाइम चूज करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको या 4 पार्ट आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अगर चारों के चारों सही कर दोगे तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 क्वेश्चन में यहाँ देखो ए और बी पार्ट में आपको ये डायग्राम गिवन है, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है टिक द वॉल दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। इनमें से स्ट्रॉन्गर वॉल कौन सा होगा। देखो ये वाला जो बी देखोगे ना, ब्रिक ब्रिक ब्रिक, और उसके ऊपर सेम ब्रिक ब्रिक इस तरह से डाल रखा है। लेकिन जो ए वाले में देखोगे आप तो ब्रिक है, ठीक है, इस 2 ब्रिक, यानी कि जो फर्स्ट ब्रिक ये सेकंड ब्रिक और ये थर्ड ब्रिक है, तो 1 और 2 को कंबाइंड करके ये 4th ब्रिक डाला गया है, यानी कि ये थोड़ा स्ट्रांग है। 5th वाले में क्या किया गया, 2 और 3 के ऊपर डाला गया, और नेक्स्ट जो 6 वाला है 4 और 5 के ऊपर। यानी कि अब अगर आप इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, तो जो ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी वाले में कहेंगे भाई ये बनाया तो गया पर ये गिर सकती है दीवार, लेकिन जो ए वाली जो दीवार है, ये जो वॉल है, ये स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इफ 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 63, देन 70 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू। अब देखो 7 9 से आप लोग 63 लिखते हो, तो यहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे 63। अब देखो 7 के पीछे भी 0 है, 9 के भी पीछे 0 है, तो आप डायरेक्ट 0 0 लगा सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना आता तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना और अपना आंसर निकाल लेना। एक तरीका तो आप जानते हो मल्टीप्लीकेशन करके। अच्छा, नेक्स्ट देखो 7000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो पहले 7 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 63 आ जाएगा। 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 लगा लेंगे, बस आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, 7000 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से और अपना आंसर निकाल के लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर के अंदर ही जैसे चैप्टर स्टार्ट होता था उसी के गप्पू से रिलेटेड एक स्टोरी थी और उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये जो पिक्चर है आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि पहले क्या आपको याद है आपने गप्पू वाले स्टोरी के अंदर ये जो गप्पू हाउस वगैरह में पढ़ा था, डेफिनेटली आपको याद होगा। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं कि देयर आर 4 गेट्स टू एंटर द पार्क, गेट ए बी सी डी। देखो यहाँ पे डी गेट है, ठीक है, यहाँ सी गेट है, और उसके बाद यहाँ ए गेट है और यहाँ बी गेट है, ठीक है। 4 डिफरेंट गेट है इस पार्क में एंटर करने का। हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क, लुक केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पिक्चर को, इस डायग्राम को अच्छे से आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर इसके आंसर्स आपको यहाँ पे करने हैं। डायग्राम आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से करने हैं वो देखो। ये है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि विच गेट इज नियर टू द स्वीट हाउस, स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के नजदीक में कौन सा गेट है। स्वीट शॉप देख लेते हैं कहाँ पे है। तो जैसे स्वीट शॉप आप देखोगे यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है, तो इसके नजदीक में मुझे गेट ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो गेट ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये नियरेस्ट है किसके, स्वीट शॉप के। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज नियरर टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। गेट सी से अगर आप एंटर करते हो सबसे नियरेस्ट में क्या है, सीसो है, गेट ए है, स्वीट शॉप है, या नन ऑफ द अबव। तो पहले हम लोग गेट सी देख लेते हैं कहां पर है,
ठीक है, गेट सी देखोगे तो गेट सी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा गेट सी, और यहाँ सी शो आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के में जो ऑप्शन सी शो दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास यानी ए वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड में पूछा जा रहा है व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर लेफ्ट, विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम। देखो सुहासिनी के बारे में पूछा जा रहा है, वो गेट से एंटर करती है, तो कौन से गेट से एंटर करती है ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि जिस गेट से एंटर करती है ना, वहां से उसके फ्लावर बेड जो है उसके लेफ्ट साइड में। तो पहले हम फ्लावर बेड को आइडेंटिफाई करेंगे कहां पे है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। तो फ्लावर बेड देखो ये रहा, और लेफ्ट साइड में है बिल्कुल, यानी कि कौन सा गेट है, गेट डी है। तो डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि भाई डी, ऐसा गेट डी नाम का कोई ऑप्शन है क्या हमारे आंसर में। तो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डी अपने आंसर में लिख देंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वाले में आपसे पूछा जा रहा है इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द स्वीट शॉप विल बी टू योर डैश। अब डैश की जगह अब यहाँ लेफ्ट और राइट में चूज करना है आपको। ठीक है, तो गेट बी देख लेते हैं। तो गेट बी से आप एंटर करते हो, स्वीट शॉप को बताओ किस डायरेक्शन में है। तो गेट बी देखो, गेट बी से मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूं, तो स्वीट शॉप देखो इधर है, ये कौन सा साइड होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, गेट बी से अगर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि लेफ्ट साइड, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा साइड में, तो आप यहाँ पे लेफ्ट अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं तक के क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि अभी तक मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो एबिलिटी टू कंप्यूट है ये मैं करवाऊंगा इसका सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने एबिलिटी टू कंप्यूट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इन दोनों के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर रखी है, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक जगह मिल जाएंगी, हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की। तो वो सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यहां वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन भी आप रिसीव कर सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है मिस्टर कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके चैट पर अपने डाउट मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।